अनीशा, बिहार। मैं जब नेशनल अवार्ड लेने गई थी प्रेसिडेंट हाउस में जी वहीं पे मिलता है दरबार हॉल में। मेरे साथ अगर ये नाम जुड़ा है नेशनल अवार्ड विनर तो मैं उसे पूरी ईमानदारी से निभाऊं और उसके साथ पूरी मतलब शिद्दत से जजमेंट कर सकूं उस अवार्ड के साथ। आपको जैसे सम्मान मिलता है, चाहे सम्मानित होते हैं, चाहे आप कोई कार्यक्रम में प्रस्तुति देते हैं, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आया, आपके दृष्टिकोण में क्या बदलाव आया? तो आपको लगता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, उतना ही बहुत कुछ है आपके लिए, लेकिन जब बाहर जाने लगते हैं, मंचों पे प्रस्तुति देने लगते हैं तो कहते हैं कि नहीं, बहुत कमियां है हमारे में, हमें सही करना है। आपने ये कला की यात्रा, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई और आपने कथक को ही क्यों चुना? चीन से आए थे राजनेता, जापान से आए थे, मैं देख रही थी कि हमारे पीएम क्लासिकल डांस को एक्सप्लोर कर रहे हैं उनके सामने, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो बात है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपका तबीयत खराब है और परफॉर्मेंस करना है, जैसे सो मस्ट गो ऑन? इन कथक में पुरुषों की शिकायत है कि ये सीखने पर कुछ हाव भाव औरतों वाली आ जाती है। आपको भी पैड गर्ल के नाम से आप प्रसिद्ध है अपने क्षेत्र में। आप ऐसा क्या करती हैं जो ये नाम आपको ये प्रसिद्धि मिला? हमारा फर्स्ट मोटो ना कि पैड बांटना है, पैड अवेयरनेस। और मैं खुद जन औषधि केंद्र के ही पैड को यूज करती हूँ अब जाके, जब से खुले हमारे सहारनपुर। आप कुछ बच्चों को मुफ्त शिक्षा देती हैं, इतनी सरकारी संस्थाएं हैं, स्कूल है, फिर भी आपको ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा और बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने की आइडियाज क्यों आया? रूरल एरिया में मतलब चले जाइए तो वो कहेंगे कि नाचती ही तो नाच, मतलब हम लोग से क्योंकि भोजपुरी करते तो नाचे ले लूं, नचवे नु कर ली। पापा मेरे थोड़े से मतलब थे, नहीं सपोर्ट में थे। भोजपुरी अगर हम बोल दिए तो पूरी भोजपुरी ही अश्लीलता से नहीं भरी है, आप क्या चुन रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। आपको लगता है कि उस गायक में गलती है या फिर सुनने वालों में गलती है? नमस्कार और स्वागत है आज के खास पॉडकास्ट नवगुरु टॉक शो में। और आज का पॉडकास्ट कला, सम्मान और प्रतिभा को समर्पित है। बिहार की धरती में अनेकों विभूतियों ने जन्म लिया और जिनके एक पैर की थिरकन से इतिहास बोलती है और हाथ के एक एक भाव से संस्कृति सांस लेती है। ऐसे ही हमारे पास एक ऐसी प्रतिभाशाली नृत्यांगना है और वो लोगों का दिल जीती हैं, साथ में उन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हुई है। तो इनके प्रतिभा और इनके संघर्ष, इनके यात्रा की बारे में हम जानेंगे इस आज के पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले अनीशा जी को आमंत्रित करता हूं, स्वागत करता हूं इस पॉडकास्ट में। स्वागत है नवगुरु टॉक शो में। आपका बहुत बहुत आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई और बहुत कुछ जानना है आपके बारे में। आपने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुई, ये आपके लिए क्या मायने रखता है और उस पल के बारे में आप बताइए। इस नेशनल अवार्ड के बारे में तो शब्दों में मैं मतलब बयान नहीं कर सकती। मैं जब से मुझे नेशनल अवार्ड मिला, मैं एक तरह से जिम्मेदारी की तरह के चलती हूँ, क्योंकि आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है जो इसके लिए कहीं ना कहीं सोचती है, मैं उनको दिखाऊं कि हाँ, अगर नेशनल अवार्ड मिलने तक का ही सफर आप नहीं मेहनत करना है, उसके बाद भी उसे हमेशा जिंदा रखने, क्योंकि जब कोई भी सम्मान हमारे साथ जुड़ता है तो वो ये नहीं कि आप उसको हमेशा तभी लोगों के जहन में याद करा सकते हैं जब उसकी पूरी जिम्मेदारी लेके चले। और आपने पूछा कि उस खास पल के बारे में, मुझे आज भी याद है कि जब मतलब मैं जब नेशनल अवार्ड लेने गई थी प्रेसिडेंट हाउस में जी वहीं पे मिलता है दरबार हॉल में, तो पेरेंट्स को अलाउ है जाना, मेरी माँ मेरे साथ थी। और तो जब मैं, जैसे कि होता है क्या है कि आप प्रेसिडेंट के साथ जब जाना है तो बात नहीं करना है, मतलब वो तो इतना, क्योंकि मतलब इतना वो कुछ सेकंड का पल इतना इंपॉर्टेंस होता है कि मतलब वो देंगे आपको, मेडल देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, तुरंत आपको फोटो क्लिक होगा। लेकिन मुझे याद है उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से है, तो मैंने बताया, क्योंकि मैं उस समय बिहार से अकेले गई थी। पूरे बिहार से मैं अकेले, और भी लड़की में। और उन्होंने कांग्रेचुलेशंस बोला और बोला कि आगे शुभकामनाएं आगे जीवन के लिए। अच्छा, तो ये बड़ी गर्व की बात है, हमारे बिहार की एक बेटी राष्ट्रपति से पुरस्कार पाती है और बड़ी सम्मान का ये पल होता है।
और ये सर्वोच्च पुरस्कार होता है। जी तो आप वहां तक पहुंची, ये पुरस्कार आपने पाया और आपको लोग भी अब इसी से पहचान मिली होगी। जी आपको कैसा अनुभव रहता है? बिल्कुल ये सही बात है। मुझे लगता है कि एक लोग बोलते हैं ना कि हम ब्रांड पे जाते हैं, तो हाँ, मुझे कहीं ना कहीं इसी ने एक कुमारी अनीशा को दुनिया के सामने लाया है। जी जी। हाँ बहुत, ये मेरे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि ब्रांड मेरा यही है और इसीलिए मतलब मैं हमेशा हमेशा सोचती हूँ कि मेरे साथ अगर ये नाम जुड़ा है नेशनल अवार्ड विनर, तो मैं उसे पूरी ईमानदारी से निभाऊं और उसके साथ पूरी मतलब शिद्दत से जजमेंट कर सकूं उस अवार्ड के साथ। तो और आपने टीम लीडर का भी इसमें एनएसएस टीम लीडर के रूप में वहां गई थी और सामाजिक कार्यों में भी आपका सक्रियता रहती है, तो आखिर उसी के कारण आपको अवार्ड भी ये दिया गया आपकी सक्रियता को देखकर कि जैसे होता क्या है कि एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम यूथ मिनिस्ट्री से होता है, तो जब आप कॉलेज में जाते हैं तो इसे कर सकते हैं 2 साल के दौरान और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। आपको कम्युनिटी के साथ सर्विस करना है। अच्छा। तो उसके लिए अगर आपका 2 साल आउटस्टैंडिंग वर्क रहता है और इसका सिलेक्शन 3 चरणों में होता है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लास्ट। यानी आप पूरे भारत से, पूरे हर स्टेट से जाते हैं, स्पेशल प्रोजेक्ट और हाँ प्रोजेक्ट ये हमारा बनता है। तो इसमें मेरा इंक्लूडिंग बहुत चीज है। एक तो एनएसएस में आउटस्टैंडिंग वर्क 2 साल, सोशल सर्विस ऑब्वियसली, कल्चरल, तो ये सभी को आपको देखकर ओवरऑल सिलेक्शन किया जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने उस कार्य को बड़ी शिद्दत से किया होगा, मेहनत की होगी और वहां तक आप पहुंचे। और मैं तो चाहूंगा कि आपकी तरह आपसे प्रेरित होकर और भी बच्चे इस तरीके से जाएं और वहां से सम्मानित हों। और मैंने देखा कि आप माननीय राज्यपाल राजभवन से भी सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित हुई। जी। आपको मैं ये भी जानता हूं कि आप बड़े बड़े मंचों पर प्रस्तुति दी है, चाहे वो सोनपुर महोत्सव हो, वाराणसी हो या अन्य भी महोत्सव में आप बड़े बड़े मंचों पर जाती हैं। तो आखिर आपकी दृष्टिकोण में क्या बदलाव आया ऐसे बड़े मंचों पर प्रस्तुति देने के बाद, और आपको क्या अनुभव रहा आपके पास कि आप क्या अचीव कर रही हैं? होता क्या है कि वैसे तो एक आर्टिस्ट के लिए हर मंच इम्पोर्टेंस होता है और जब आप स्टार्टिंग में रहते हैं तो छोटे मंचों से स्टार्ट करते हैं, लेकिन गुरुजी लोगों का, पेरेंट्स का ब्लेसिंग्स रहा है कि मैं बहुत कम समय में प्रस्तुति देने लगी। मैं 18 में सीखना स्टार्ट की थी कथक और 19 में ही मुझे पहला परफॉर्मेंस मिला था पटना में। अच्छा। भारत नृत्योत्सव में। अच्छा। जिसमें पूरे भारत के हर एक राज्य से लोग आए थे और मैं बिहार को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो फर्स्ट मतलब वो परफॉर्मेंस रहा। तो मंच बहुत मायने रखता है एक आर्टिस्ट के लिए। सीखते हैं हम हर कला को, बहुत लोग सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन जब तक हमें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, हमें पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। हम जो फील्ड में जिस चीजों को सीख रहे हैं उस फील्ड में और कितने एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, कितने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, उनसे भी सीखने को मिलता है। साथ साथ बाहर निकलना चाहिए, मतलब एक्सप्लोर करना जरूरी है स्टेज पे। और बड़े मंचों का इसलिए जरूरत है क्योंकि हम कहीं ना कहीं अगर हम छोटे मंचों पर जाएंगे तो हमारे कुछ एरिया के ही लोग प्रस्तुति दे रहे हैं और बड़े मंचों पर जाते हैं तो अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मिलना होता है, तो बहुत कुछ एक्सप्लोर होता है। जी। तो आपको जैसे सम्मान मिलता है, चाहे सम्मानित होते हैं, चाहे आप कोई कार्यक्रम में प्रस्तुति देते हैं, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आया, आपके दृष्टिकोण में क्या बदलाव आया? इतने बड़े बड़े कार्यक्रमों में प्रस्तुति देना, तो कुछ तो चेंजिंग आया होगा आपके लाइफ में। बिल्कुल, मतलब अब जाके मतलब एक समय हो गया, मतलब ज्यादा तो नहीं, अभी मैं सीख ही रही हूँ, लेकिन मतलब पहले से आपके सोच में भी बदलाव आएगा। अच्छा, हाँ। जब बाहर आप एक्सप्लोर करने लगते हैं। जब मैं कभी स्टार्टिंग की थी कथक सीखना, तो जानती थी कि मैं जो सीख रही हूँ, एक समय जब शुरू करते हैं तो आपको लगता है ना कि बहुत कुछ कर रहे हैं, उतना ही बहुत कुछ है आपके लिए, लेकिन जब बाहर जाने लगते हैं, मंचों पे प्रस्तुति देने लगते हैं, तो कहते हैं कि नहीं, बहुत कमियां है हमारे में, हमें सही करना है। फिर बहुत सारे गुरु लोगों से मिलना होता है, वो आपकी बारीकियां बताते हैं कि नहीं बच्चे, ये सही होगा, ये सही होगा, तो बहुत कुछ जानने को मिलता है। बहुत सारी, और जैसे कि संगीत तो पूरा वो समुद्र है, वो चीज है। सीखे हम नृत्य सीख रहे हैं, लेकिन संगीत तो गायन, वादन और नृत्य तीनों का संगम है, तो संगीत भी जानने को मिलेगा। सिर्फ हम हर एक डांस को करें वो जड़ नहीं, एक डांस को करने के लिए आपको बीट समझना होगा, लय समझना होगा, तो बहुत चीजें आपके नृत्य में वो ना एक स्मूथनेस आने लगता है, क्लियरिटी आने लगती है। जी। तो ये
मतलब कहीं ना कहीं आपको ग्रूम करता है। हाँ जी, जगह जगह प्रस्तुति करने से और गुरु से मिलने से जी, चाहे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है स्टेज पे जाने पे। जी। और जैसे आपने ये कला की यात्रा, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई और आपने कथक को ही क्यों चुना? कला की शुरुआत तो मैं अपने घर से ही की हूँ, होम टाइम से, छपरा से ही की हूँ। तो हुआ क्या कि मैं बचपन से डांस करती थी, स्कूल टाइम से। लेकिन हमें क्या हुआ कि हम फिर बहुत पहले से ही गवर्नमेंट स्कूल में हमारा एडमिशन हो गया, 5th से ही। तो पहले क्या था, जब मैं 5th में थी उस टाइम, जैसे अभी तो बहुत सारे आर्ट एंड कल्चर को गवर्नमेंट ने बढ़ाया, स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे, मैं खुद करा रही हूँ बच्चों को, लेकिन हमारे समय नहीं होता था। तो फिर वो एक समय ना रुक गया। अच्छा। 5th के बाद फिर मैं जब कॉलेज में गई तो मैंने जैसा बताया एनएसएस ज्वाइन की, तो उसमें कल्चरल भी होता है। हाँ। तो फिर मैं करने लगी, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे एक फॉर्म सीखना है। एक टाइम में मुझे लगा कि पढ़ाई के अलावा एक और स्किल को मेरे को बढ़ाना है। अब तो गवर्नमेंट स्किल को बढ़ावा भी दे रही है। तो मैं सोचूं मैं क्या सीखूं, बहुत सारे फॉर्म्स है, बॉलीवुड है, फ्री स्टाइल है, हिप हॉप है, बहुत सारे क्लासिकल है। तो मैं मतलब देखने लगी यूट्यूब, डिजिटल मीडिया का सहारा लेने लगी, टीवी में। तो फिर मैंने एक बार देखा कि हमारे देश में कोई भी आते हैं दूसरे देश के राजनेता या कुछ ऐसा दिखाना, हम डांस के द्वारा हमारे देश को प्रेजेंट करना है। तो मैंने देखा कि क्लासिकल ही हो रहे हैं। चीन से आए थे राजनेता, जापान से आए थे। तो मैं देख रही थी कि हमारे पीएम क्लासिकल डांस को एक्सप्लोर कर रहे हैं उनके सामने। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो बात है। फिर मैंने 8 क्लासिकल डांसेस हैं, तो मैंने सोचा मैं क्या सीखूं। तो हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में कथक है कि आप वो सीख सकते हैं। तो मैं वो सीखना स्टार्ट की। अब फिर मैंने जाना क्यों क्लासिकल, आपको डिसिप्लिन सिखाता है, आपको आपके कल्चर से जुड़ता है ये, फिर इसमें बिल्कुल भी वल्गारिटी नहीं है। हाँ। तो इसीलिए मैंने क्लासिकल को चुना। बहुत अच्छा। और क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपका तबीयत खराब है और परफॉर्मेंस करना है, जैसे सो मस्ट गो ऑन, तो वैसी स्थिति में आपको प्रस्तुति करनी पड़ी हो, ऐसा कभी मजबूरी आई? हाँ, मुझे याद है पटना में मेरा एक परफॉर्मेंस था, गवर्नमेंट का ही था, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। और मेरे आंख में एक दिन पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी, कुछ इन्फेक्शन हो गया था। तो मतलब बहुत ज्यादा सूजन आ गई थी आंख में। और आप जैसे कि जानते हैं कि क्लासिकल वाले में हम लोग बहुत मोटे मोटे काजल लगाते हैं, वो लगाना ही है, उसके बिना एक्सप्लोर नहीं हो सकता। तो अब मैं सोची थी क्या करूं, और भी बहुत बड़ा प्रोग्राम था, वो पूरे भारत से रिप्रेजेंटर आए थे परफॉर्मर। तो फिर मैं लेकिन गई, पेरेंट्स मना कर रहे थे कि और इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन तभी भी मैं गई। और मुझे याद है उस टाइम मैं अकेले गई थी परफॉर्मेंस देने, और मैं क्योंकि नई नई सीखती थी तो मुझे उतना मेकअप आते भी नहीं थे। और होता क्या है कि आप परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं तो सभी लोग अपने आप में मतलब बिजी रहते हैं, लेकिन मैं उसके बावजूद मैंने परफॉर्मेंस किया पूरे मेकअप के साथ। और हल्के आंख में उस टाइम भी सूजन थे, बहुत पानी आ रहा था, और दिया। और मुझे याद है बहुत अप्रिशिएट भी किया गया था उस परफॉर्मेंस को। ये होता है एक कलाकार के पैशन का, एक ये होता है रुतबा कि हमको करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, सो मस्ट गो ऑन। चाहे मेरा तबीयत खराब है या घर में कुछ और चल रहा है, लेकिन जब परफॉर्मेंस होना है तो होना है। जी। तो ये एक जज्बा रहता है सब में, और होना भी चाहिए, क्योंकि आपका इंतजार इतने दर्शक कर रहे हैं, तो आपने सही निर्णय लिया। लेकिन एक जो शास्त्रीय संगीत या डांस है या नृत्य है, उसमें ये मैं देखता हूं कि कोई छेड़छाड़ न किया जाए, उनको ओरिजिनल जैसे है वैसे ही रहने दिया जाए। और दूसरा एक तरफ देखते हैं कि समय के अनुसार उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि अभी जो जमाना है बीट का है, बेस का है, बेबी को बेस पसंद है। हाँ, तो आप ये कैसे देखती हैं कि क्या मतलब कथक में या क्लासिकल डांस में कुछ बदलाव आना चाहिए समय के अनुसार? क्लासिकल डांस का जैसे हिंदी शास्त्रीय, या शास्त्रीय यानी उसका शास्त्र है, यानी वो नियमबद्ध है, उसका लिखा हुआ है कि आपको एक एक जो बोल करना है, आमद परन टुकड़ा तोड़ा, तो उसको लयबद्ध से ही करना है। अगर आप ठा करें, यानी जैसे हमारे मैथ्स में होता है स्क्वायर क्यूब, तो वैसे ही हमारा है ठा दुगुन चौगुन, दुगुन यानी स्क्वायर, तो आप उसी से करेंगे। और आजकल वैसे शास्त्रीय नृत्य के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, फ्यूजन डालकर। हम अभी देखेंगे कि आप कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग के साथ कथक का वो स्टेप्स ले रहे हैं, उसको करें क्लासिकल टच में, तो वो सही है, होना चाहिए। क्योंकि इसलिए शायद किया जा रहा है, जैसे आपने बोला कि बेबी को बेस पसंद है, आजकल न्यू जनरेशन कहीं ना कहीं बॉलीवुड हिप हॉप ये सब पसंद है। मैं ये नहीं कहूंगी, उसमें भी बहुत मेहनत है, बहुत ही ज्यादा मेहनत है, लेकिन शास्त्रीय में जो बात है मुझे लगता है कि
और सब नृत्य में नहीं है। मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रही कि मैं सीखती हूँ इसीलिए नहीं बोल रही, शास्त्रीय सीखना चाहिए क्योंकि आप परंपराओं को जानेंगे। जैसे कि अभी 5 सितंबर आने वाला है तो टीचर्स डे, ये सारे बच्चे सेलिब्रेट करते हैं। मुझे लगता है बच्चों को पता है, लेकिन क्या कभी कोई गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करता है? नहीं। वो हम करते हैं, शास्त्रीय वाले करते हैं, जो भी शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं, नृत्य सीख रहे हैं, वादन सीख रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा का बहुत इंपॉर्टेंस है। गुरु पूर्णिमा यानी उस दिन आपके जो भी है, जैसे हमारे गुरुओं की पूजा आती है, हम जो सीखते हैं, हम केक नहीं काटते हैं, हम गिफ्ट्स आप दे सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा का इंपॉर्टेंस है कि हम जो सीखते हैं, जो इतने दिनों से गुरु से सीख रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करेंगे सिर्फ अपने गुरु के लिए। ये है शास्त्रीय की बात। ठीक है, बॉलीवुड सॉन्ग पे अलग अलग तरीके से फ्यूजन डाल रहे हैं, होना चाहिए थोड़ा कि बच्चे इंटरेस्ट लेके सीखे, लेकिन शास्त्रीय से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, ऐसा गुरुओं का मानना है। जी, और शास्त्री को अपने ही स्वभाव में रहने देना चाहिए, क्योंकि यही हमारी खूबसूरती और संस्कृति है, उसको बचा के रखना चाहिए। और एक और जैसे कि होता है कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन बिरजू महाराज जी जो रिप्रेजेंटर थे कथक के और हमेशा रहेंगे, उन्होंने भी कहा है कि कभी भी आप शास्त्रीय नृत्य ऑनलाइन नहीं सीख सकते, आप एक गुरु के समक्ष जाके ही सीख सकते हैं। ऐसा क्यों इसमें ऐसी क्या बात है जो ऑनलाइन नहीं हो सकता? ऑनलाइन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपको सामने से सीखना पड़ेगा। एक बोल को करने के लिए उसको पढ़ंत भी करना रहता है। हम सिर्फ जब लाइव हमारा कथक देखेंगे शास्त्रीय का, तो हमारे गुरु हम लहरा बजरा लाइव पूरा सेट है, हम जो बोल करेंगे उसको पहले पढ़ंत यानी जाके बोलेंगे, और ये नहीं कि कुछ भी बोल देंगे, लहरे के साथ हमें बोलना है, यानी सम से सम को मिलना चाहिए। अच्छा। तो ये आप ऑनलाइन नहीं सीख सकते। एक बोल को सीखने के लिए पहले हमें वो किस ताल में है उसको बोलना पढ़ंत सीखना होगा, उसके बाद उसे करने का स्टेप्स के साथ। अच्छा। तो वो आपको सामने ही सीखना पड़ेगा। सामने ही सीखना है, और गुरु के बताए हुए जो भी हैं उनके अनुसार आपको करना है। जी, सम से सम तक तो मिलना होगा। वाह, बहुत अच्छा है। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि कोई भी नृत्य की जो कला है उसमें पुरुष और स्त्री दोनों सहभागिता होती है, दोनों सीखते हैं जी। लेकिन कथक में पुरुषों की शिकायत है कि ये सीखने पर कुछ हाव भाव औरतों वाली आ जाती है, ऐसा होता है क्या? ऐसा तो मतलब ऐसे तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि हमारे कथक के रिप्रेजेंटर थे और हमेशा रहेंगे बिरजू महाराज जी। वो खुद एक पुरुष थे। जहां तक रहा हाव भाव आने के मैटर, तो वो तो कोई भी आप डांस करेंगे तो जब आप वो करेंगे तो थोड़ा सा मतलब तो आएगा ही लड़की वाला फॉर्म, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है हमारे शास्त्रीय में कथक में है कि आप ऐसा नहीं है, अगर हम राधा का रोल प्ले करेंगे अगर तो कोई भी करेंगे तो फीमेल, अगर अब राधा बनना है तो आपको ऐसे करना ही पड़ेगा। अगर फीमेल भी है मेल भी है तो पुरुष भी है तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर हम ही अगर विष्णु बन रहे हैं, शिव बन रहे हैं, कृष्णा बन रहे हैं तो हम भी ऐसे करेंगे ही, ऐसे करेंगे ही, ऐसे करेंगे ही। तो हम तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जो भी, क्योंकि कथक से है कि कथा का है सो कथक कला है, हमारा है कि हमें कथा रिप्रेजेंट करना है, तो आप जिस भगवान के स्वरूप को प्रेजेंट करेंगे वैसा तो हाव भाव लेना पड़ेगा। यानी जैसे कि जो मतलब अगर आप डांस कर रहे हैं फॉर्म को, तो उसमें जिस व्यक्ति का आप रोल प्ले कर रहे हैं तो उसका तो कुछ ना कुछ मुद्रा दिखाना ही पड़ेगा आपको, दिखाना और अधिकतर राधा कृष्ण और इनसे जुड़ी हुई, चाहे दुर्गा माता या शिव, चाहे इनसे जुड़ा हुआ पूरा। जी, शास्त्रीय हमारा बेस है कि ज्यादातर कृष्ण भगवान का नटवरी उनका दिखाते हैं हम लोग। तोरा हम जब त्राम करते हैं यानी हम मटकी फोड़ रहे हैं। लोग जब ठुमड़ी दिखाते हैं कृष्ण भगवान का, तो वो तो ऐसा कुछ नहीं कि हाव भाव, बाकी आमद तोरा टुकड़ा ये पुरुष महिला का कुछ नहीं बना है, सभी सेम करते हैं। लेकिन आप जब किसी भगवान के स्वरूप को दिखा रहे हैं विशेषकर, तो पुरुष होंगे, अगर राधा को दिखा रहे हैं तो महिला का तो करना पड़ेगा हाव भाव। जैसे मेरे एक मित्र थे, ठीक है, उनको मैंने सलाह दिया कि ठीक है आप डांस बच्चे को सिखाना चाहते हैं, कथक सिखा दीजिए। कि नहीं, लड़का है, इसको तो हाव भाव लड़की वाला आ जाएगा, हम कैसे इसको सिखाएं। तो ये जो क्वेश्चन था वहीं से हम ये मन में आ गया कि लगता है कि कथक करने पर हो सकता है हाव भाव आ जाता है। तो आपने ये क्लियर बताया कि आप अगर राधा का रोल प्ले कर रहे हैं तो जाहिर है कि उनकी मुद्राएं तो आपको करनी पड़ेगी। जी। तो हम भी जब कृष्ण का करते हैं तो हम भी तो कृष्ण का यूज करना ही पड़ेगा। बाकी सारे जो बोल हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे पैडमैन आया था फिल्म अक्षय कुमार की, बहुत चर्चित हुई, और वो भी उस फिल्म में जागरूकता लाई गई, महिलाओं को ये जागरूक किया गया कि आपको सैनिटरी पैड का यूज करना चाहिए। जी। आपको भी पैड गर्ल के नाम से आप प्रसिद्ध है अपने क्षेत्र में।
आप ऐसा क्या करती हैं जो ये नाम आपको ये प्रसिद्धि मिला? एक्चुअली मैं जैसे मेरा क्या मानना है कि एक इनिशिएटिव को उठा रहे हैं तो उसे अच्छे तरीके से करें। तो फिर मैंने सोचा कि पैड जागरूकता भी होना चाहिए। मैं एक गर्ल्स हूँ और कहीं ना कहीं अभी भी वो है। मैं भी खरीदने जाऊंगी पैड तो पॉलीथीन में ही देंगे, ब्लैक पॉलीथीन में, बिना कहे कागज में, न्यूज़पेपर में, ब्लैक, खासकर ब्लैक पॉलीथीन में देंगे। उन्हें लगता है कि शर्म की बात है। जब पूरा देश कह रहा है कि शर्म की बात नहीं है, इस पे फिल्म आ गई जैसा कि आपने कहा, तो मैंने सोचा कि इस इनिशिएटिव को लेना चाहिए। फिर मैंने, हमारे एक भैया है प्रिंस भैया, उनसे बात की, अपनी फ्रेंड से बात की मैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये करना चाहिए। और मुझे बोल भी रहे थे बहुत दिन से, क्योंकि थोड़ा सा समय, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और बहुत सारे परफॉर्मेंस देने की वजह से, लेकिन कहा कि मैं अब करूंगी। तो फिर मैंने उठाया कि हर महीने के 15 या 30 तारीख को, क्योंकि हर महीने में एक बार पैड की जरूरत पड़ती है लड़कियों को, महिलाओं को, मैं जागरूकता फैलाऊंगी। और वैसे क्षेत्र में हमारे सारण जिले में जहाँ कॉलेज स्कूल में ऑलरेडी जागरूकता है, इंस्टीट्यूट में है, संस्थान में, लेकिन जो शहर से सटे जो स्लम एरिया है, चाहे जो कह सके कि थोड़ा सा गांव ऐसा है ज्यादा नहीं, लेकिन जो है जहाँ पे एक्चुअली महिलाओं के प्रति जागरूकता की जरूरत है, वहां मैं जाऊंगी, जागरूकता फैलाऊंगी। और अगर पॉसिबल हमसे रहा तो पैड भी मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। तो यही इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है न्यू। तो फिर हमने सोचा कि इस इनिशिएटिव को नाम क्या दिया जाए। तो हमारे सारण में महिलाएं हैं जो पैड जागरूकता करती हैं, लेकिन कोई गर्ल्स नहीं करती है। तो फिर मैंने पैड मैन जैसे, तो पैड गर्ल्स ऑफ सारण के नाम से हम लोगों ने शुरू किया जी। और ये मतलब कैसे स्थानों पर आप जाते हैं और ये खोजते कैसे हैं कि हाँ इनके पास जाना चाहिए, इनकी जरूरत है? तो क्या इसके लिए आप लोग एक टीम वर्क करते होंगे, जाकर फिर वहां पे विजिट करते होंगे? एक्चुअली में क्या है कि सोशल सर्विस एरिया में मैं कम से कम 10 साल से हूँ। तो वो क्या है कि जैसे कि शिक्षा पे बहुत पहले से, तो हमारे सारण जिले के जितने भी वैसे एरिया है, सब में मैं जाके, मतलब जिनको भी हमारे यहाँ सारण में ये कम्युनिटी में वर्क करना रहता है, वो हमसे कांटेक्ट करते हैं। क्योंकि आप जाके तुरंत कनेक्ट नहीं हो सकते कम्युनिटी से, लेकिन क्योंकि 10 साल का सोशल वर्क का एक्सपीरियंस है लोगों से कनेक्ट होने का, तो हम तुरंत जाके हो जाते हैं। तो अब जाके ऐसे एरिया ढूंढने तो नहीं पड़ते हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि इतने ज्यादा एरिया कि अभी शायद मैं उतनी जगह पहुंच नहीं पाई हूँ, क्योंकि अभी हमको लगता है 8-9 वर्क ही पैड गर्ल्स वाला हो चुका है। तो इसीलिए तो वो सारे एरिया में मैं जाती हूँ, हम लोग जाते हैं पूरे टीम के साथ। ऑब्वियसली एक वर्क टीम के साथ ही हो सकता है। शायद मैं अकेले जाके करूँ तो वो नहीं हो सकता। तो हमारी गर्ल्स की टीम है और वो जाते हैं लोग और जागरूकता फैलाते हैं लोग, और पैड भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोग। अच्छा, तो पैड आप कहीं से खरीदते होंगे अपने पॉकेट मनी से, या फिर आपको कहीं से मिलता है वो? शुरू में तो पहले हम ही लोग अपने पॉकेट मनी से ही पैड मतलब खरीदे थे, लेकिन अभी जाके तो इतने सारे लोग हैं जो मतलब देना चाहते हैं कि लीजिए आप पैड डिस्ट्रीब्यूट करिए। लेकिन हमारा फर्स्ट मोटो ना कि पैड बांटना है, पैड अवेयरनेस कि क्यों पैड यूज करना जरूरी है। क्योंकि आज भी लोग कपड़े यूज करते हैं और उनसे जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं महिलाओं को नहीं पता, क्योंकि वो शुरू से वही देखते आ रही हैं और उनमें शिक्षा की कमी है इसके प्रति। तो इसीलिए हमारा फर्स्ट मोटो है कि हम पैड जागरूकता करें, वहां पे जाके उन्हें बताएं, वो जाने और उसके बाद पैड डिस्ट्रीब्यूट करें। अच्छा जी। तो ये जैसे सैनिटरी पैड के इस्तेमाल के लिए सरकार या सामाजिक संस्थाएं इस पे क्या कर सकती है, क्या क्या माने कदम उठा सकती है जिसके कारण और भी जागरूकता फैले? मुझे बस लोगों से ये प्रॉब्लम रहती है कि पैड जागरूकता कुछ लोग सोशल संस्थान करते हैं, लेकिन साल में 2 बार 3 बार, एक बार करने से नहीं होता है। सिर्फ फोटो के लिए नहीं होना चाहिए। मैं खुल के बोलूंगी कैमरा के सामने, सिर्फ फोटो के लिए नहीं होना चाहिए। आप एक्चुअली जागरूकता फैलाइए। गवर्नमेंट तो जन औषधि केंद्र पे बहुत कम दामों में, हम जहाँ जागरूकता फैलाते हैं वहां उन्हें बोलते हैं, क्योंकि हर बार हम आके उन्हें नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं कि नजदीकी जन औषधि केंद्र पे जाइए और बहुत ही कम दामों में, क्योंकि ऐसे आप खरीदने जाइएगा तो 40-45 ऐसे मिलेगा। ज्यादातर लोग स्टेफ्री यूज करते हैं। वहां से कितने में मिलता है? वहां 10 में है। 10 में कितने? और मैं खुद जन औषधि केंद्र के ही पैड को यूज करती हूँ। अब जाके जब से ही खुला है हमारे सारण में, तो बहुत ही मतलब लोगों के मन में एक भ्रम भी है कि कम दाम मिले तो अच्छा नहीं होगा, वो सही ज्यादा टाइम तक यूज नहीं करने लगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही अच्छा है वो। आप जन औषधि केंद्र पे जाइए और बहुत ही कम दामों में पैड आपको मिल रहा है और बहुत ही अच्छा है। मैं खुद यूज करती हूँ, तो ये होना चाहिए। तो साल में एक दिन नहीं, कम से कम हर मंथ में एक दिन, जैसा कि मैं खुद करती हूँ, हमारी टीम करती है, आप जाइए और जागरूकता फैलाइए। एक्चुअली वो जाने जागरूकता को, क्योंकि आप एक बार पैड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं,
हर बार नहीं कर सकते, क्योंकि उनको जागरूक करना होगा कि वो खुद खरीदे और यूज करे। बिल्कुल, और ये होना चाहिए। सभी सरकार की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम जागरूकता फैलाएं, और साथ में मैं सामाजिक जो भी संस्थाएं हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि ये ऐसा सिर्फ आप फोटो में बने रहने के लिए नहीं, बल्कि सही में दिल से अगर लगता है कि हमको जी कार्य करना चाहिए तो जरूर कदम उठाना चाहिए, जी और लोगों को जागरूक करना मुख्य बातें हैं। जी। क्योंकि अगर आप पैड अगर बांट दिए, फोटो खिंचा लिए, डाल दिए आप सोशल साइट पर, तो वाहवाही तो आप ले लिए, हो लेकिन सकता है वो आप बांटे हैं तो उस टाइम यूज करें, लेकिन हाँ, बार बार तो यूज तो नहीं यूज कर नहीं सकते। कर, लेकिन आप जी एक जागरूक कर देंगे जी तो आने वाली पीढ़ी तक को वो जागरूक कर दिए आपने। जी बहुत अच्छी बात है। और सोशल जो आपका एक्टिविटी है उसमें मैंने एक और बात जाना कि आप कुछ बच्चों को मुफ्त शिक्षा देती हैं। इतनी सरकारी संस्थाएं हैं, स्कूल है, फिर भी आपको ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा और बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने की आइडियाज क्यों आया? ये लगभग 8 साल पहले की बात है, जब मैं एनएसएस में थी कॉलेज में। तो हम उस टाइम हमारे यहाँ आया था कि गवर्नमेंट की तरफ से कि हर एनएसएस यूनिट एक एडॉप्टेड विलेज लेगा अपने कॉलेज की तरफ से, और वहाँ हर प्रकार की जागरूकता को फैलाएगा। तो हमारे कॉलेज का एडॉप्टेड विलेज था, तो हमारी टीम एनएसएस थी, उस टाइम में जूनियर थी। तो सीनियर लोगों ने एजुकेशन पे वर्क करना स्टार्ट किया, पढ़ाना स्टार्ट किया। मैं वहाँ जाती थी पढ़ाने। फिर मैंने सोचा कि मैं जा रही हूँ वहाँ, ठीक है, लेकिन हमारे आसपास भी, क्योंकि मेरे घर के थोड़ी सी दूरी पर ही एक मतलब स्लम एरिया पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन 50-50 है। 50 हमारे स्लम एरिया। तो वहाँ देखे थे बच्चे ऐसे ही खेले कूदे, क्योंकि जो जिनके मम्मी पापा प्रतिदिन वर्क पे काम करते हैं वो कैसे ध्यान देंगे, क्योंकि वो तो काम कर रहे हैं। क्योंकि जब शाम में उनको जो उससे पैसे मिलेंगे उनसे उनके बच्चे खाएंगे, वो खाएंगे। तो मैंने वैसे बच्चे को देखा। फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बात की और मैंने सोचा कि अब तो ये स्टार्ट जो मैं वहाँ करने जा रही हूँ मैं यही करूँगी। फिर मेरा सपोर्ट मेरी दोस्त ममता ने किया। हम दोनों ने स्टार्ट किया 2 अक्टूबर 2017 को। अच्छा। और कंटिन्यू, और आपको मैं बताती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि 20-30 बच्चों से स्टार्ट हुई थी और इस साल सेंचुरी कंप्लीट हो चुका है। 100 प्लस बच्चे। 100 बच्चे रोजाना या साप्ताहिक हुआ? नहीं, हमारे क्लासेस चलती है मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि मेरा डांस क्लास होता है, इसीलिए मैं एक दिन बच्चों के लिए और एक दिन मेरा, क्योंकि अच्छा। मुझे भी सीखना है, आगे बढ़ना है, तो मैं बंद रखती हूँ। अच्छा। मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यू उनकी 1.5 घंटे की क्लास चलती है। और 5, क्योंकि 100 प्लस बच्चे हैं तो 5 सेक्शन में बटा हुआ है। और अभी आपको मतलब 100 में 90% लड़कियां ही हैं, और 0 से लेके 9th तक के बच्चे हैं, और 5 टीचर जो है वो भी लड़कियां ही हैं। अच्छा, बहुत अच्छा बात है। और आप सही में एक बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में। और जैसा आप बता रही हैं कि स्लम एरिया के जो बच्चे हैं जो नहीं जा पाते हैं विद्यालय, तो उन बच्चों को आप इकट्ठा करके पढ़ाना चाहती? शुरू तो मैंने वैसे ही किया था कि जरूरतमंद बच्चों के लिए, लेकिन क्योंकि वो निःशुल्क है तो सभी के लिए है, हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक वर्ग के बच्चों के लिए। तो आज ऐसा है कि सभी वर्ग के बच्चे आते हैं वहाँ पे। अच्छा, अच्छे घर के भी बच्चे? जी मतलब बहुत अच्छे घर के, क्योंकि शिक्षा की वजह से। उन लोग को डांस भी सिखाती हैं कभी कभी? जी, वैसे तो वो क्योंकि एक पीपल के पेड़ के नीचे खुले आसमान में है। हाँ। और हर उनके बच्चे हैं तो खुली जगह तो नहीं, लेकिन जो बड़ी बच्चियां उनमें से होती जाती है, क्योंकि हमारा है कि स्किल को भी बढ़ाए। हाँ, हाँ। जिनके में पेंटिंग का है, जिनके में सिंगिंग का है, जिनके में डांस का है, जिनके में गेम का है। तो जो डांस वाले बच्चे हैं, हमारी टीम है सारण में साथी कल्चरल टीम, वो उन्हीं अधिक से अधिक उन्हीं लड़कियों की ही टीम है। हमारा सारण का एकमात्र महिला फुटबॉल टीम चलता है, साथी महिला फुटबॉल टीम, वो निःशुल्क चलता है हमारे टीम के द्वारा। तो वो भी है, जिन बच्चों को चित्रकला पेंटिंग रहता है, समय समय पर हम लोग पेंटिंग करवाते हैं। तो हम लोग बच्चों में जो भी हुनर है उसको हम आगे लाना चाहते हैं, उनको प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। और जो पेंटिंग करना चाहे, चाहे डांस सीखना चाहे, चाहे थोड़ा ही एक ही क्लास आप 2 क्लास अगर आप उसको दे रहे हैं, तो आखिर उन बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ, उसके बाद वो और इस क्षेत्र में और अच्छा करना चाहेंगी, हो सके उसके लिए फिर वो आगे मतलब कदम बढ़ाएंगे कि हाँ हम और अच्छा करें। तो ये बात होती है, एक गुरु अगर मिल जाए, अच्छा गुरु, तो वो आपको रास्ता दिखा देते हैं। तो आप बहुत मतलब प्रेरणा स्रोत कार्य कर रही हैं, जो लोगों को प्रेरित करने वाला कार्य है। और सारण में आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। हमारा शुभकामनाएं हैं आपको, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए और इसी तरीके से समाज में एक उत्थान की भावना लेकर शिक्षा को जागृति लाने के
भावना से आप जागरूक करते रहिए। और अब डांस के क्षेत्र में हैं, बहुत दिनों से आप डांस के क्षेत्र में आप कार्य कर रही हैं। आपको कभी दुर्व्यवहार या शोषण का सामना करना पड़ा? नहीं, मैं पिछले 4-5 सालों से नृत्य के क्षेत्र में हूँ, अलग-अलग जिले, अलग-अलग राज्य में प्रस्तुति देती हूँ, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी आज तक नहीं। कोई टीका-टिप्पणी जैसा कि डांस में ही अगर कोई करता है, तो आप परफॉर्मर के रूप में तो जैसे ही परफॉर्मेंस चालू हुआ दर्शक में भी कुछ बोल देते हैं, चाहे ये अच्छा नहीं है, चाहे ये ऐसे है, चाहे वैसे कुछ भी वो करते हैं। तो कभी ऐसा सामना करना पड़ा आपको? नहीं, यही तो शास्त्रीय की बात है। भले कुछ लोगों को समझ ना आए, लेकिन उन्हें लगता है कि जो हो रहा है वो कुछ तो बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ तो। तो ऐसे तो आजकल पब्लिकली कभी भी मेरे नृत्य को लेकर कभी भी टिप्पणियाँ नहीं हुई। हाँ, ये कह सकते हैं कि आम लोगों में जैसे कि मतलब क्या करती हैं, तो अच्छा डांस ही करती हैं। अगर आप थोड़ा-सा रूरल एरिया में मतलब एकदम चले जाइए, तो वो कहेंगे कि नाचती ही तो नाच, मतलब हम लोग ऐसे क्योंकि भोजपुरी करते तो कहते नाचे लीनू, हाँ, नचबे नु कर ली। हाँ। तो ये है, लेकिन क्योंकि जब पेरेंट्स साथ हैं, गुरु साथ है, भगवान का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है, तो बस मुझे यही है कि मैंने इसे चुना है। ये मेरा खुद का डिसीजन है डांस को। तो मुझे दिखाना है कि हाँ, इसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। और एक दिन लोग कहेंगे कि हाँ, मानना पड़ेगा कुमारी अनीशा अगर चमकी तो डांस से चमकी, और डांस करना बिल्कुल जरूरी है सभी के लिए। मैं तो ये कहूँगा कि इतने बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म पर आप गई हैं, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार को राष्ट्रपति से, चाहे राजभवन जाके राज्यपाल से आपने पुरस्कार मिला है। तो ये बड़ी गौरव की बात है और हमेशा आप कॉन्फिडेंस मजबूत रखें और ये सोचें कि हमने एक अच्छा रास्ता चुना है, तभी लोग इतना एप्रिशिएट कर रहे हैं। और 1-2 अगर नेगेटिव बातें भी हैं तो उसको इग्नोर करना चाहिए। नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी मतलब अच्छी रहती हूँ। तो मैं लाइब्रेरी जाती थी आर.के. मिशन, तो वहाँ पे लाइब्रेरी वाले सर हमेशा बोलते थे, महाराज जी, कि जब आपकी अगर बुराई हो रही है तो आप समझिए कि आपके में कोई बात है, तभी आपके 2 लोग 3 लोग, मैं तो चाहती हूँ कि और भी लोग, क्योंकि जब आप आगे बढ़ने लगते हैं तो दुश्मनों की संख्या भी उतनी ही बढ़ने लगती है। तो उससे हारना नहीं है, आगे उतनी ही कॉन्फिडेंस से, उतनी ही मजबूती से और उतनी ही मेहनत से आगे बढ़ना है। बिल्कुल, और आप ऐसे ही बढ़ते रहिए और आगे बढ़िए और अपने बिहार का नाम रोशन कीजिए, है ना? और जैसा कि आप लोग परफॉर्मेंस देती हैं तो कभी-कभी रात हो जाता है लौटने के समय में, तो या क्लासेस जाना है तो आने-जाने का रहता है, लड़की हैं, जी। बिहार का कुछ ऐसा माहौल भी है, तो थोड़ा-सा बच के जाना-आना पड़ता है। दिमाग में ये टेंशन रहता है, तो कभी आपको ऐसा तनाव या ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा? एक्चुअली जब मैं शुरू में जाती थी तो मैं अकेले ही जाती थी। जी। अकेले ही मैंने आना-जाना, ना कि सिर्फ बिहार में, आउट ऑफ बिहार भी, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, अकेले ही जाना। लेकिन दूर तो मैं आज भी अकेले ही जाती हूँ, लेकिन पास वाले में भैया मेरे साथ अब जाते हैं। अच्छा। तो अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं, पहले क्या कभी दिक्कत हुआ? नहीं, दिक्कत तो नहीं हुआ, मैं डर तो सबको लगता है, ऐसा कोई बात नहीं है, और सेफ्टी भी जरूरी है गर्ल्स के लिए, लेकिन मैं पूरी सेफ्टी से जाती थी। लेकिन अब जाके ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि भैया जाते हैं साथ में, अब मैं फ्री हो जाती हूँ। तो अब ये भी एक चिंता का बात है कि आप कहीं ना कहीं आपको डर बना होता है, तभी तो भैया का साथ लेना पड़ता है। नहीं, ऐसी बिल्कुल नहीं है। अब भैया तो पहले भी थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका था कि नहीं जाते थे। लेकिन पेरेंट्स का एक होता है ना कि उनको लगता है, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई आगे बढ़ी हूँ, अभी मैं स्टार्टिंग में हूँ, उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है तो मतलब एक सेफ्टी चाहिए। और दूसरा, भैया रहते, अपना एक चाहिए साथ में आदमी होना चाहिए, अपने पेरेंट्स जो हमारे साथ रहे। मैं तो चाहूंगा कि अनीशा जी जाएं अपने एकदम खुलकर, कोई दिक्कत उनको नहीं हो, सब पहचाने कि अरे अनीशा जा रही हैं, ऐसे लोग पहचाने कि इनको कभी कहीं दिक्कत ही नहीं है। और बदनाम तो है ही बिहार, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर हम अकेले महिलाएं नहीं घूम सकती हैं, चाहे जा नहीं सकती है, सेफ्टी के साथ। हाँ, सेफ्टी के साथ अगर आप जा रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अच्छा, आप कला के साथ दोहरी जिम्मेदारी निभाई, शिक्षा भी ली, तो उसमें घर का टाइम टेबल में भी चेंजिंग आ जाता होगा और माता पिता का सपोर्ट भी जरूरी होता है कि आप डांस सीख रही हैं तो माता पिता आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो ही रोक दे तो आप चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। तो माता पिता का कैसा सपोर्ट रहता था जब टाइम टेबल चेंज हो जाता था कि चलो डांस भी सीखना है, स्कूल भी जाना है, अब उसके साथ पूरा परिवार सफर कर रहा है, तो
कैसा सपोर्ट रहता था? जब आप पढ़ाई से अलग कुछ चुनते हैं और वो भी मैंने डांस चुन लिया, तो जाहिर सी बात है कि हम भी मिडिल क्लास से ही हैं। फैमिली का थोड़ा सा अलग रहा कि ये मतलब क्या ही चुन ली, डांस को चुन ली, वो भी लड़कियों को भी। मैं बड़े होकर सीखना स्टार्ट किया, जैसे मैंने बोला कॉलेज में जाके, तो थोड़ा सा था, लेकिन फिर वो जाने की शास्त्रीय सीखते, यानी कुछ वल्गारिटी नहीं। लेकिन पापा को मेरे हमेशा से लगता था कि नहीं, पढ़ाई इसका डिस्टर्ब होगा जी, क्योंकि मेरी फैमिली पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस हमेशा से रही है। तो उनको लगता था कि नहीं, इसकी पढ़ाई तो डिस्टर्ब होगी। फिर लेकिन माँ का एक, आप तो जानते हैं, माँ होती है, वो तो मतलब बच्चों के सपोर्ट में हमेशा से खड़ी रहती है। तो मेरी माँ का था कि नहीं, ये कर रही है, अच्छा कर रही है। पापा मेरे थोड़े से मतलब थे, नहीं सपोर्ट में थे। मैं जाती थी दूर दूर परफॉर्मेंस करने, ऑब्वियसली रात हो जाती है। आप कोई भी महोत्सव करने जाते हैं, एक आपका ही तो नहीं रहता, बहुत सारे लोग करते हैं, फिर प्राइज लेना, फिर आना, तो रहता था, तो लेट हो जाते थे। तो पापा थोड़े परेशान रहते थे। मैंने बहुत बात भी सुनी है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत गुस्सा करते थे। उनको लगता था कि नहीं, एक टाइम में वैसा ही बोलते थे कि अभी पढ़ेगी नहीं, अभी यही करेगी डांस। सही बोले तो मतलब कहते थे कि अभी नाचेगी ही बस। एक टाइम में इतना गुस्सा हो गए थे। लेकिन मैंने उस समय भी नहीं हार माना, माँ का सपोर्ट था, बहुत रहा, क्योंकि नहीं, ये जो कर रही है ना, वो सही ही कर रही है, ये आगे जाएगी इसमें। और मैंने कैरी किया। और देखिए, आज पापा भी नहीं बोलते हैं। अब नहीं बोलते हैं? नहीं, क्योंकि अब उनको लोग जानते हैं कि वो कुमारी अनीसा के पापा हैं। अच्छा। हाँ। तो उनको भी गर्व होता होगा कि मैं बेटी के नाम से जाना जा रहा हूँ, तो तब उनको एहसास हुआ कि नहीं, हम ऐसा नहीं करते जी। और आपको फिर मनोबल बढ़ाते हैं कभी? हाँ, आप जाके पापा सपोर्ट करते हैं जी। हाँ। और कैसा लगता है एक पिता का एक सपोर्ट पाना, जब वो निगेटिव बोलते थे अब सपोर्ट दे रहे हैं, तो कैसा आपको फीलिंग होता है? अब मैं क्या, आप तो देख के ही समझ रहे हो कि मतलब बहुत ज्यादा है ना, आपकी आंखों में आंसू आ गए, मतलब डांट ज्यादा पड़ी थी लगता है। एकदम छोड़ने जैसा स्थिति हो गया था। नहीं, मैं कभी हार नहीं मानी। नहीं, ये आपका मतलब सही में संघर्ष हाँ, है। मैंने आपसे पहले बोला कि डांस मैंने खुद चुना है और मुझे कि साबित करना है। बिल्कुल, ऐसा ही फील्ड चुनना चाहिए जिसको मैं एंजॉय कर सकूं। हाँ। और मैं उसमें पूरा दिल से कार्य कर सकूं, ऐसा होना चाहिए जी। फील्ड। आप कभी परफॉर्मेंस देती हैं और जब उसको सोशल मीडिया पर आप डालती हैं जी। तो कुछ नकारात्मक या कुछ टिप्पणी आती है, आप उसको कैसे हैंडल करती हैं? नहीं, अब तक मैंने जितने भी सोशल मीडिया पे शेयर किए अपने कथक के वीडियो, कभी भी नकारात्मक टिप्पणियां नहीं आई। उल्टा अप्रिशिएट करते हैं लोग और बोलते हैं कि हमें भी सीखना है। अच्छा। कहाँ सीखती हैं, हमें भी सीखना है, बहुत मेहनत होगा, ये वो क्वेश्चंस क्वेरीज उनके रहती है। ये कभी भी नकारात्मक टिप्पणियां नहीं आती है। बिल्कुल। यानी अब लोग समझ रहे हैं और डांस को, इस फॉर्म को भी, कथक को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं, अगर हमारी बेटी को अगर सिखाना है तो मैं कथक सिखाऊं, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी संस्कृति सभ्यता से जुड़ी हुई डांस को वो करती। अभी जो डांस सब आ रहा है वो काफी तरक भरक और काफी म्यूजिक से भरा होता है। तो हमको लगता है कि आज की युवा थोड़ा सा उससे भी मानसिक प्रभावित होते हैं और हमको लगता है कथक से वो डिसिप्लिन सीख सकती हैं, अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में जान सकती है। तो एक बहुत अच्छा ये फॉर्म है, सबको सीखना चाहिए जी। और इससे पहले एक कथक की एक और डांसर आई थी, मुस्लिम थी, और वो बताती थी कि वो अपना साझा की कि जब हम डांस कर रहे थे तो पहले एक दो महिलाओं ने हमको टिप्पणी की कि ऐसा डांस तो कोठे पे होता है, ठीक है। और फिर कुछ दिन बाद जब मैं अच्छा परफॉर्म करके लोगों के बीच में अपना नाम बनाई तो फिर वो अप्रिशिएट कर रही हैं कि नहीं, हमारी गलती थी कि हम ऐसा बोले, लेकिन तुम बहुत अच्छा कर रही हो। ये कोठे पर बोलने वाला मैटर भी कहीं ना कहीं फिल्म है। वैसे कथक का हिस्ट्री देखेंगे तो पहले दरबार में, मंदिरों में होता था, दरबार में होने लगा जब मुस्लिम शासन आए, तो उसके बाद तो फिर उसके बाद फिल्मों में दिखाने लगा कि कोठे वाले मतलब जो लोग, वो लोग डांस करते हैं तो क्लासिकली करते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप शास्त्रीय का इतिहास देखिए, उसे जानिए,
वो कथा दिखाता है, भगवान का स्वरूप दिखाता है। वो मंदिरों से होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ते गए उसमें विकृति आने लगी, इसीलिए तो अभी फिर से उसको ठीक किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं हमने ही उस विकृति को बढ़ाया फिल्मों के द्वारा, गानों के द्वारा। देवदास देख लीजिए आप, पुराने फिल्मों में देख लीजिए बहुत सारे, नीलकमल, ये सब चीज। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरबारों में उन्हें समझिए, वो दरबारों में होता था, जिसे हम आज उन्हें डांस में दिखा रहे हैं फिल्मों में कि कोठे पे, वो दरबार है। वो चीजें तो आप सही बोले, लोग की हो सकती है वही नकारात्मक अगर किसी की टिप्पणी है तो हम अपने आप में क्या मतलब उसको इग्नोर ही कर सकते हैं। हाँ। फिर एक दिन वो खुद जानने लगेंगे कि नहीं इसकी महत्ता क्या है, ये कथक क्या होता है। जब वो जानेंगे तब उनको लगेगा कि अरे नहीं मैं गलत थी, है ना। तो ऐसे लोगों को इग्नोर ही करना चाहिए। अच्छा, जैसे कि हमारे यहाँ भोजपुरी संगीत जो है काफी प्रसिद्ध है, लोग उसे सुनते हैं, लेकिन उसमें अश्लीलता बहुत होती है। क्या आप कभी भोजपुरी गानों पर डांस करना चाहेंगे? क्या ये अश्लीलता जो है गानों में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? भोजपुरी गानों में अश्लीलता है, बिल्कुल है, लेकिन आप प्योर भोजपुरी तो उठाइए। क्या आपने स्वतंत्रता दिवस पे कभी बटोहिया सुना है? वो भी तो भोजपुरी में है, और मैंने इस बार उस पर नृत्य भी किया हुआ है, वो भी तो भोजपुरी है। क्या आप कभी शारदा सिन्हा जी के गाने सुने हैं? वो भी तो भोजपुरी है। बिहार दिवस में मैं उसी पे डांस की थी, तो वो भी तो भोजपुरी है। मैटर ये करता है कि आप चुनते क्या है। आप पवन सिंह के गाने चुन रहे हैं, खेसारी लाल यादव के गाने सुन रहे हैं, कि आप शारदा सिन्हा जी के गाने सुन रहे हैं, मालिनी अवस्थी जी के सुन रहे हैं, कल्पना पटवारी जी के सुन रहे हैं कोई गाने। छठ का गीत भी तो भोजपुरी में ही होता है। भोजपुरी अगर हम बोल दिए तो पूरी भोजपुरी ही अश्लीलता से नहीं भरी है। आप क्या चुन रहे हैं उस पर डिपेंड करता है जी। और कुछ नाम आपने लिया, वो तो जैसे लगता है कि ठप्पा लग गया उन पर, सिर्फ वो अश्लील ही गाने गाते हैं। नहीं, वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो पवन सिंह, खेसारी यादव, बहुत सारे, मैं तो ज्यादा नहीं जानती हूँ नाम, बहुत सारे, बहुत मेनी सिंगर्स। अभी तो आगे पता नहीं शिल्पी राज कौन कौन, मैं ज्यादा नहीं जानती क्योंकि मैं नहीं सुनती हूँ भोजपुरी उन लोग क्या, लेकिन मैं भोजपुरी सुनती हूँ। मैंने बोला तो मुझे पता ही नहीं था कि बटोहिया इतना खूबसूरत सॉन्ग है जिसमें किया जा सकता है। तो वो आप सुनिए, सुनना आप क्या चाहते हैं इस पे डिपेंड करता है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि उस गायक में गलती है या फिर सुनने वालों में गलती है? नहीं, अगर हम सुने ही नहीं तो वो गायक गाना ही छोड़ देंगे। गायक में कमी नहीं है, कहीं ना कहीं उनको, उनकी भी रोजी रोटी यही है, वो वैसा ही परोसेंगे जैसा पब्लिक को चाहिए। पब्लिक पसंद कर रही है, मिलियंस में व्यूज जा रही है, तभी ना वो आगे फिर उससे एक स्टेप आगे बढ़े, चाहे वैसा बना रहे। तो हम पसंद कर रहे हैं इसीलिए वो बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिस दिन हम बटोहिया को पसंद करने लगेंगे, शारदा सिन्हा जी के गाने सभी लोग पसंद करने लगेंगे, उस दिन वही बजने लगेगा। बिल्कुल। और जैसे आप जो स्वयं के स्वच्छता पर भी काम करती होंगी, आपका फील्ड भी है एनएसएस में स्वच्छता पर, तो आपके नृत्य में भी स्वच्छता अपनाना पड़ता होगा। आपको खुले पैर भी डांस करना पड़ता है, खुले पैर ही होता है। तो क्या ऐसे आपको ध्यान और सावधानी रखनी होती है कि हम स्वच्छता को अपनाएं? बिल्कुल, कहने का मतलब हमारे गुरुजी कहते हैं कि डांस ऐसा नहीं है सिर्फ कि डांस मुझे जो सिखाएगा वो अच्छे कर देना है, आपके रूप सज्जा भी उतने ही। जब हमारे आप कथक की थ्योरी को पढ़ेंगे, क्योंकि हम थ्योरी भी पढ़ते हैं, तो उसमें बकायदा पूरा रूप सौंदर्य के बारे में एक चैप्टर ही है। नाखून से लेके, पैरों से लेके, आईब्रोज से लेके, ये एक एक भाग को लेकर सभी स्वच्छ होने से। आप सोच लीजिए कि हम आंख की सुंदरता को बढ़ा रहे, आईलाइनर ये सब काजल लगा रहे, अगर आंखें साफ नहीं दिखेंगी, कीचड़ लगे तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं। अगर हमारे पैरों पर ज्यादातर फोकस रहते हैं क्योंकि घुंघरू पहने रहते हैं, अगर वो साफ नहीं दिखेंगे, गंदे दिखेंगे, नाखून बड़े बड़े दिखेंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं। तो एक एक चीजों की सौंदर्यता जरूरी है, क्योंकि आपका एक नृत्य सिर्फ आपके डांस से नहीं होता है, आपके कॉस्ट्यूम पर, ड्रेसअप पे डिपेंड करता है, आपके मेकअप पे डिपेंड करता है, आपके डांस पे, आपके लय ताल सभी पे डिपेंड करता है। अच्छा जी। तो हमको स्वच्छता डांस में अपनाना चाहिए जी। और आपने बताया कि अगर हम पैर नाखून बड़े रहेंगे, गंदा रहेगा तो अच्छा कैसा नहीं लगेगा। ड्रेस साफ नहीं रहेंगे, पूरे अच्छे तरीके से प्रॉपर उसे पहनेंगे नहीं तो कैसा रहेगा? तो सभी सफाई तो चाहिए। बिल्कुल, स्वच्छता हर जगह जरूरी है और सेल्फ स्वच्छता तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। और आप यहाँ आई, बहुत सारे विषयों पर हम लोगों ने बात की। आपको देखकर बहुत सारी लड़कियां प्रेरित हो रही होंगी कि मैं भी इनके जैसा डांस करूं और राष्ट्रपति से पुरस्कृत हूं और राज्यपाल से भी पुरस्कार पाऊं, ऐसा वो सोच रही होंगी। आपने कई विभिन्न मुद्दों पर हम लोगों ने बात की, चाहे वो सैनिटरी पैड के विषय पर आप जागरूकता लाते हैं,
चाहे बच्चों को आप मुफ्त शिक्षा देते हैं और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, चाहे कैसे आपकी जर्नी रही है इन सारे उपलब्धियों को पाने में। आप आई, आप कितनों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और मैं समझता हूँ कि ये एपिसोड, ये पॉडकास्ट काफ़ी उपयोगी होगा उन दर्शकों के लिए जो डांस करना या सीखना चाहते हैं और डांस जिनका फील्ड है, चाहे वो इसके प्रति अपनी रुचि रखते हैं। तो आप यहाँ आई, बहुत अच्छा लगा। हम लोग मतलब एक राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित डांसर से बात किए और एक कथक की जो क्लासिकल नृत्य करती हैं वो भी आप इतनी दूर से चलकर आई और आप यहाँ आई हमारे लिए और हमारे इस पॉडकास्ट के लिए एक गौरव की बात है और इसके लिए आपको धन्यवाद। आप नवगुरु टॉक शो में आई और ये आपके लिए कैसा अनुभव रहा? आप जितना हमें आभार व्यक्त कर रहे हैं, मैं उससे ज़्यादा आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ नवगुरु टॉक शो को, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत सारे नेक्स्ट जनरेशन को हेल्प कर रहे हैं। हम मेरे जैसे अलग अलग फील्ड में अनेकों अनुभव एक्सपीरियंस वाले लोगों को बुला रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस को साझा करें जिससे नेक्स्ट जनरेशन को बहुत हेल्प मिलेगा अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में। तो सबसे ज़्यादा तो आभार आपका व्यक्त करना चाहिए मुझे कि आप मुझे आमंत्रित किए और मेरे जो भी क्वालिटी अभी तो मैं सीख रही हूँ और मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन जो भी आप मेरे पब्लिक के सामने लाए, पूरे बिहार के सामने लाए, तो ज़्यादा आभार तो आपका व्यक्त करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इन शब्दों के लिए। और आप अभी संखा स्टूडियो में बैठी हुई हैं और ये शहर का सबसे आधुनिक और हर टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण एक स्टूडियो है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे बहुत अच्छा यहाँ का एटमॉस्फेयर लगा, बहुत साफ सफाई, बहुत हर चीज़ों में प्रॉपर है ये संखा स्टूडियो। मैं तो कहूँगी कि आप एक बार विजिट जरूर करें संखा स्टूडियो के लिए, जो भी ये लोग प्रोवाइड कराते हैं और बहुत अच्छे, मतलब मैं 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनीशा जी। और अब मैं मतलब इस पॉडकास्ट को एंड करना चाहूँगा और दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।